हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ आईटी एंड मास मीडिया। और इसमें हम क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं मीडिया में उसके बारे में बात करेंगे, और उससे रिलेटेड साइकोलॉजी में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, मीडिया साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या हमारे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इस तरह के, या मास मीडिया से रिलेटेड कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो उससे हमारे ऊपर क्या साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये डेवलपमेंट ऑफ मीडिया में ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट के आने से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे लाइफ में, चाहे वो हमारी प्राइवेट लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, कल्चरल, इकोनॉमिकल, हर एस्पेक्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इंटरनेट की वजह से। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन जो है लोगों के बीच में वो बहुत इजी हो गया है। आपको किसी से भी बात करना हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, इंटरनेट का यूज़ करके आप बहुत आराम से उससे बात कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही एक पॉजिटिव साइड है इंटरनेट की। पर इसकी काफ़ी सारी नेगेटिव साइड्स भी हैं। मतलब इस इंटरनेट के आने से बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, तो वो सारा हम बात करेंगे अभी। The rapid development of media technology is perhaps the biggest technological revolution of 20th century। मतलब जिस तरीके से मीडिया टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है वो 20th सेंचुरी की बिगेस्ट रेवोल्यूशन है। और उससे क्या हुआ है, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गई है, जोग्राफिकल बैरियर्स कम हो गए हैं। जैसे पहले कोई इंडिया से बाहर रहता था तो उससे बात करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब इस तरीके से ग्लोबल विलेज बन गया है पूरा। ग्लोबल विलेज मतलब कोई कहीं पे भी रह रहा हो, आप उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, उससे कैसे भी आप, चाहे वो इंटरनेट का यूज़ करके फ़ोन से करो, चाहे आप उससे करो टेली कॉन्फ्रेंसिंग करो, या आप स्काइपी के थ्रू करो, या आप वीडियो कॉल करो, कुछ भी कर सकते हो आप, इतना इजीली आप उसके साथ बात कर सकते हो। तो आईटी ने इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस खोल दिए हैं इतनी सारी चीज़ों के, और उसका हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो हो रही है उससे हमें बेनिफिट ही हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे हमारा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है जो हमें इमिडिएटली नज़र नहीं आता है। और थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी की ये बात कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? विच एम्स एट यूजिंग डिजिटल कन्वर्जेंस ऑफ टीवी, ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट, मल्टीमीडिया इन अ सिंगल मोबाइल फ़ोन। आज के टाइम पे कह रहे हैं कि सिंगल मोबाइल फ़ोन पे ही आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, चाहे वो टीवी हो, इंटरनेट हो, मल्टीमीडिया हो, कुछ भी हो, आपके मोबाइल में ही सब कुछ अवेलेबल होता है। द रिलेशन ऑफ अ पर्सन विद अ मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट। तो अब वो मोबाइल जो आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, उसमें आप कुछ भी दे सकते हो, इंटरनेट सर्च कर सकते हो, जो भी चीज़ें। अब एक पर्सन का अपने मोबाइल से किस तरह का रिलेशन है, वो कितना ज़्यादा उसको यूज़ करता है, कितना मिसयूज़ करता है, वो चीज़ें जो कि एडिक्शन को भी लीड कर सकती हैं, वही चीज़ एक साइकोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट में होती है। साइकोलॉजिस्ट को ये देखना ज़रूरी है कि जो मोबाइल फ़ोन जो इतना हैंडी आज के टाइम पे है कि हम उसको हर जगह लेके जाते हैं और हमेशा हम उसको देख रहे होते हैं। जब भी कोई चीज़ होती है आपको दिखेगा कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मोबाइल फ़ोन ही देख रहे होते हैं अपना। तो साइकोलॉजिस्ट ये देखना चाहते हैं कि ये आपस में जो एक ह्यूमन है जिसका वो मोबाइल फ़ोन है, इन दोनों का रिलेशन है तो कितना स्ट्रांग है, कितना एडिक्टेड है। In the field of cyber psychology, some technologies are that are of interest are। तो साइबर साइकोलॉजी में दो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है साइकोलॉजिस्ट का। एक तो है वेब 2.0 और दूसरी है वर्चुअल रियलिटी। तो वेब 2.0 क्या है? इट इज़ अ मॉडर्न टूल टू मेक वेबसाइट्स, ब्राउजर्स, ब्लॉग्स, विकीज एंड मोर इंटरेक्टिव। मतलब आपकी वेबसाइट्स वगैरह को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं वेब 2.0। और दूसरा है वर्चुअल रियलिटी, जिसमें आप अपने रियल वर्ल्ड की तरह सेम एक वर्चुअल वर्ल्ड बना सकते हो, जिसमें 3 डायमेंशनल 3D ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। Many games have been devised which try to simulate real life action scenes. You can sit here in New Delhi and play a game of Counter Strike with people। तो ऐसी बहुत सारी 3D गेम्स हैं वर्चुअल रियलिटी में, जिनका आपको भी पता होगा कि आप एक ही जगह पर बैठ के दूसरे किसी कंट्री के किसी और लोगों के साथ अपनी एक्शन सीक्वेंस कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो।
तो वर्चुअल रियलिटी हो गया, तो ये है कि बहुत ज़्यादा आप रियल लाइफ को एकदम आप वो करते हो, फील करते हो एक वर्चुअल लाइफ में। बियॉन्ड वॉर गेम्स, वर्चुअल रियलिटी इज नाउ बीइंग यूज्ड टू बिल्ड न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो जैसे एक गेम है सेकेंड लाइफ करके, इसमें तो वो आपकी टोटली वर्चुअल न्यू लाइफ बना देते हैं, जहाँ पे आप एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे आप रियल लाइफ में रहते हो बिल्कुल आप वैसे रह सकते हो। आप वहाँ पे अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप वहाँ पे कोई काम कर सकते हो, आप शादी कर सकते हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वर्चुअल गेम में आप कर सकते हो, इसलिए उसका नाम रखा हुआ है सेकेंड लाइफ। सो डेवलपमेंट इन मास मीडिया ऑल्सो पोज अ चैलेंज टू साइकोलॉजिकल स्टडीज। तो इस तरीके से जब डेवलपमेंट होती है मास मीडिया में, तो वो साइकोलॉजिकल स्टडीज के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है। अब जैसे पहले क्या था, टीवी था जो वन वे कम्युनिकेशन था, जिसमें प्रोग्राम जो है प्रोग्राम देख के कम्युनिकेटर इन्फ्लुएंसेस द व्यूअर। जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं उसमें जो कम्युनिकेटर है, जो भी वो बोल रहा है, वो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें टीवी से मूवीज़ पे आ जाती हैं, जो भी मूवीज़ में देखते हैं हमसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो आइडियोलॉजीज हो, वॉयलेंस, लव, हेट्रेट, ये सारी इमोशंस है जो मीडिया के थ्रू फॉस्टर किए जा रहे हैं। मीडिया में स्टीरियोटाइप्स भी फॉस्टर किए जाते हैं। आजकल कुछ अच्छे मीडिया में भी जो अच्छे मीडिया को हम देखते हैं, जिसमें हम वो कोशिश करते हैं कि स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा जाए। तो अब थोड़ा सा ये भी ट्रेंड हो गया, क्योंकि लोग मीडिया से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो अब कुछ लोग मीडिया को बेटर तरीके से यूज़ कर रहे हैं और ये स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो लेकिन ये आप उसको यूज़ कर रहे हो अच्छे तरीके से, पर फिर भी कहीं ना कहीं वॉयलेंस, हेट्रेट, ये सारी इमोशंस कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस तो करती हैं मीडिया के थ्रू। अब उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आती है, एक होता है कल्चरल लैग। एक चीज़ होती है कल्चरल लैग। क्या होता है कि जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आपकी सोसाइटी में हो रहे हैं, जो फिजिकल हैं, जिनको बोलते हैं मटीरियलिस्टिक, फिजिकल, वो तो हो रहे हैं, लेकिन आपका कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कल्चर हमारा नॉन मटीरियलिस्टिक है। तो जैसे चेंजेस इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू अ लैग नॉट ओनली इन नॉन मटीरियल कल्चर बट ऑल्सो इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि हमारे कल्चर के अंदर दो टाइप के कल्चर हो गए, एक मटीरियलिस्टिक हो गया और एक हो गया नॉन मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक यानी कि फिजिकल। तो फिजिकल में क्या क्या आ जाएगा, हमारे रहने का तरीका वो चेंज हो गया, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई लोगों के रहने का तरीका बदल गया, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, क्लोथिंग चेंज हो गई है। पहले से आप देखते ही होंगे कि ट्रेडिशनल क्लोथ्स क्या थे और हम अब जो पहनते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। फूड चेंज हो गया है, खाने पीने का तरीका, कुजीन्स वगैरह बदल गए हैं, काम करने का ऑक्यूपेशन वगैरह बदल गई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेंज हो गया है। तो मटीरियलिस्टिक कल्चर तो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं। लेकिन नॉन मटीरियलिस्टिक कल्चर क्या होता है, जो बहुत धीरे चेंज होता है, उसमें आ जाती है हमारे वैल्यूज़, बिलीव्स एंड नॉर्म्स आ जाते हैं। हमारे आइडियाज़, हमारे वैल्यूज़, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, वो चीज़ें जो नॉन मटीरियलिस्टिक हैं वो बहुत धीरे बदलती हैं। और ये जो गैप आ जाता है ना बीच में, एक साइड कल्चर की बहुत फास्ट बदल रही है जो फिजिकल साइड है, और एक साइड बहुत स्लो है। मतलब लोगों के विचार अभी भी वही पुराने टाइप के हैं, लोगों की थिंकिंग वही पुराने टाइप की है, वो नए कपड़े पहन रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, घर में नई नई चीज़ें रखी हुई हैं, बड़े बड़े टीवी हैं, सब एडवांस चीज़ें रखी हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग वही पुरानी है, ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ हैं। तो वो जो डिफरेंस है ना, उसको बोलते हैं कल्चरल लैग। So, sociologist Ogburn had observed that changes in non-materialistic culture often follows changes in materialistic culture. मतलब पहले मटीरियलिस्टिक कल्चर होता है, फिर धीरे 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 नॉन मटीरियलिस्टिक कल्चर चेंज होता है, और वो जो ये जो टाइम लग जाता है, कल्चरल लैग बोलते हैं इसको। Changes in technology leads to a lag not only in materialistic culture but also in human personality. अब हमारे पर्सनालिटी में भी चेंजेस आ जाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे साइकी को भी इन्फ्लुएंस इफेक्ट करती है टेक्नोलॉजी। अब आगे जाके ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इतनी रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे फ्यूचर में दैट चेंजेस विल बी टू मच टू अडेप्ट टू, मतलब हम अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे आप देखते हो कि मोबाइल फ़ोन्स आते हैं,
तो यंगर जनरेशन बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है, ओल्डर को थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे ही जब वीडियो गेम्स आई, वर्चुअल रियलिटी, यंगर जनरेशन बहुत जल्दी जल्दी अडेप्ट कर पा रही है। ओल्डर जनरेशन जो है उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है अडेप्ट करने में। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने फास्ट रैपिड चेंजेस हो जाएंगे कि यंगर जनरेशन भी उसको कैचअप नहीं कर पाएगी। उस चीज़ को बोलते हैं फ्यूचर शॉक। अब ये इसके बाद बात करेंगे, ये कह रहे हैं वैसे तो देखो बेनिफिशियल बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट्स निकालना चाहे, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ईजी हो गई है, ये नहीं कहेंगे इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज नहीं हुई है, ईजी हो गई है। डिक्रीज हो गई है कम्युनिकेशन, लोग बात नहीं करते आपस में, इतना नहीं करते पसंद करना, क्योंकि उनका टाइम इंटरनेट पे ज़्यादा बीतता है। लेकिन अगर करना चाहें तो वो कभी भी कर सकते हैं। तो ईजी हो गई है कम्युनिकेशन, कुछ काम करने में आसानी हो गई है, क्योंकि फास्ट हो जाता है इंटरनेट की वजह से, इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसका शॉर्टकमिंग्स भी बहुत सारे हैं। अब इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि आईटी का साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आईटी एंड ह्यूमन नीड्स। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ह्यूमन नीड्स हैं जिसको फुलफिल करता है इंटरनेट, आईटी। और वो कौन सी नीड्स हैं वो इन्होंने एक तरीके से पिरामिड फॉर्म में यहाँ लिखे हुए हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। जैसे इमोशनल ग्रेटिफिकेशन नीड को पूरा करता है, नीड फॉर एफिलिएशन को पूरा करता है, और पावर के नीड्स को पूरा करता है, नॉलेज के नीड्स को, एस्थेटिक नीड्स, क्रिएटिव नीड्स। तो ये किस तरीके से आईटी हमारे इस नीड्स को पूरा करता है उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले आता है इमोशनल ग्रेटिफिकेशन। तो इमोशनल ग्रेटिफिकेशन क्यों? क्योंकि आईटी जो है एक तरीके का चैनल ऑफ कैथार्टिक रिलीज है। कैथार्टिक रिलीज क्या होता है? जब हमें अंदर ही अंदर कोई चीज़ बहुत देर से हम सोच रहे हैं, हम अंदर से परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम सारा गुस्सा या सारी चीज़ें किसी के सामने बोल देते हैं, अपना अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। अकॉर्डिंग टू दी साइकोएनालिटिक स्कूल, cathartic release happens when an individual has an outlet to channelize her psychic energy। तो जब हमें इस तरह का चैनल मिलता है, जैसे जनरली लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी सारे मन की बातें बोल देते हैं, तो वो एक तरीके से कैथार्टिक रिलीज होता है। ऐसे ही इंटरनेट भी हमें एक इस तरह का चैनल देता है जहाँ पे हम अपने ओपिनियंस, अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन किसी के अगेंस्ट जाके नेट पे हम लिख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग ट्विटर पे इतना कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं जब भी किसी के बारे में उन्होंने फीडबैक देना होता है, या वो ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं डिस्कशन फोरम्स वगैरह पे। तो वो एक तरीका है अपने फ्रस्ट्रेशंस को, अपनी ओपिनियंस को, अपने गुस्से को बाहर निकालने का, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने का। तो एक तरीके से ब्लॉग्स वगैरह जो हैं, ब्लॉग्स एंड डिस्कशन फोरम्स आर थेराप्यूटिक इन नेचर। तो ये तो पॉजिटिव साइड हो गई उसकी, कि हमें एक चैनल मिल जाता है जहाँ पे हम उसकी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एनोनिमसली, अपने आप को रिवील करे बिना। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि हम नए कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, फेसबुक वगैरह जैसे हैं, तो इसमें हम कॉन्टैक्ट्स बना लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा नीड आ जाता है? नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब जब हमें एक रिलेशन चाहिए होता है अपने आप के लिए, तो यहाँ ऐसे ऑनलाइन साइट्स पे जाके हमारा नीड फॉर एफिलिएशन फुलफिल होता है। जब हम वहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो वो जो हम नए कॉन्टैक्ट बनाते हैं वो एक नीड फॉर एफिलिएशन को फुलफिल करता है, जो कि मतलब एक तरीके से डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट पे लोग जो होते हैं कई बार वो, क्योंकि अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बतानी पड़ती, तो वो फेक आइडेंटिटीज भी बता सकते हैं। क्या पता कि आप जिससे बात कर रहे हो कुछ समझ के वो एक्चुअल में कुछ और हो। तो इस तरीके से ये रिस्की भी होता है। तो ये हमारी नीड फॉर एफिलिएशन हो गई, इमोशनल ग्रेटिफिकेशन हो गया। अब आता है पावर नीड। सो वी मस्ट अप्रिशिएट द पावर ऑफ एनोनिमिटी ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। पावर ऑफ एनोनिमिटी मतलब वहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है, ना किसी का रिलीजन, ना किसी का कास्ट, ना क्रीड, मतलब आप सबको एक बराबर लेवल पे देखा जाता है। जितने भी लोग फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं आपस में, वो कभी भी किसी का कास्ट या रेस देख के नहीं बनते, वो बराबर अपने आप को देखते हैं इक्वल सिटीजन की तरह। तो वहाँ पे आपको एक पावर मिल जाती है। सिर्फ आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस जो है अदर्स, वो अच्छी होनी चाहिए।
तो एनोनिमिटी मिटिगेट्स योर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर कोई माइनॉरिटी है या कोई कोई पर्टिकुलर कास्ट का है, वो सब चीज़ें वहाँ पे मैटर नहीं करती। तो आपकी पावर नीड्स को पूरा करती है और आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती है। इसीलिए लोग बहुत जल्दी एडिक्ट भी हो जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि उन्हें वहाँ पे एक पावर फील होती है। फिर नॉलेज नीड्स आते हैं। नॉलेज नीड्स कैसे पूरे होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड वेब है, वहाँ पे आप किसी भी तरह की नॉलेज इजीली ढूंढ सकते हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ पे ढूंढ सकते हो नॉलेज गेन करने के लिए। तो नॉलेज नीड तो आपके इजीली पूरे हो ही जाते हैं। देन कम्स योर एस्थेटिक नीड्स। सो अदर इंट्रिंसिक needs that www fulfills are aesthetic needs and cognitive needs. इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन की कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको? जैसे आप वहाँ जाके अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो, या अपना आर्ट है वो पब्लिश कर सकते हो, या जो भी आपको आपका खुद का जो टैलेंट है आप उसको पब्लिश कर सकते हो वहाँ जाके। तो आपको क्रिएटिविटी का एक मौका मिलता है। तो इस तरीके से ये हमारे ये नीड्स पूरे करते हैं। अब ये बात कर रहे हैं, एक तो ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि जो इंटरनेट है वो साइकोलॉजिकली क्या करता है, हमारे ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है सेकंड लाइफ। ये हमें एक तरीके की सेकंड लाइफ भी दे देता है। जैसे मैंने आपको बताया था गेम भी है सेकंड लाइफ, जिसमें हम अपनी ही खुद की एक दूसरी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब 3D इंटरनेट बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड है वो, जहाँ पे आप अपनी ऑल्टर ईगो क्रिएट करते हो और दूसरों से बात करते हो। जैसे एक पैरेलल लाइफ नहीं होती है जिसमें हमारा एक बिल्कुल ही दूसरा अलग एक यूनिवर्स होता है, वैसे ही एक तरीके की पैरेलल लाइफ होती है जिसमें कंप्लीट इकोसिस्टम है। मतलब सब कुछ है वहाँ पे। आप वहाँ पे फिजिकल रिलेशंस बना सकते हो, आप वहाँ पे अपना एक प्रोफेशन शो कर सकते हो, आप जो भी रियल वर्ल्ड में करते हो वो चीज़ें आप वहाँ पे करते हो। तो एक तो हो गया ईगो आपका, जो आपका रियल इकोसिस्टम है जहाँ पे भी रहते हो, जहाँ पे आपका रियल नेम है। और एक हो गया ऑल्टर ईगो, जो आपका वर्चुअल इकोसिस्टम है। वहाँ पे आपका नेम क्या होगा, कुछ और होगा, जो आपके जो आप वहाँ पे अपना नाम डालोगे। तो वो वर्चुअल गेम्स हैं जहाँ पे अपना नया नाम चूज कर सकते हो, आप जिस कंट्री में रहना चाहते हो वो चूज कर सकते हो, जॉब चूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी चूज कर सकते हो, किसी से मैरिज कर सकते हो, किसी से फिजिकल रिलेशंस बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक टोटली ऑल्टर ईगो क्रिएट कर सकते हो। और वहाँ पे क्या है, वो जो ऑल्टर ईगो होगी उसका एक नया ही सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। जैसे आपका रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका अपना है, लेकिन वहाँ पे जो ऑल्टर ईगो होगी उसका टोटली नया सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि और वो नया सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा होगा, बिल्कुल अलग, क्योंकि वहाँ पे कोई मॉरल लायबिलिटी नहीं होगी। आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आपको किसी को दिखाना नहीं है, कोई आपके पेरेंट्स नहीं है वहाँ पे, कोई आपके रिलेशंस एक्चुअल में कोई नहीं है जिसको आपने जिसके सामने आपने अपने आप को इनहिबिट करना है। तो कोई इनहिबिशंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सुपर ईगो की वहाँ पे। तो वहाँ जाके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप रियल लाइफ में नहीं करते हो। तो लोग अपनी रियल लाइफ को एस्केप करने के लिए वर्चुअल लाइफ में जाते हैं, और यही रीज़न है कि वो एडिक्ट हो जाते हैं उन गेम्स के साथ। जब भी उन्हें कोई जैसे रियल लाइफ में अगर उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है अपने घर में, तो वो वर्चुअल गेम में जाके उन चीज़ों को बेटर बना सकते हैं और वहाँ पे वो खुश रहते हैं। रियल लाइफ में उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो वर्चुअल रियलिटी में चले जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। तो वो इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं उस वजह से। अब यहाँ पे औरतें कह रहे हैं कि अगर आपको याद हो तो स्किज़ोफ्रेनिया और बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो अगेन इसी वजह से होते हैं जब हमारा माइंड एकदम स्प्लिट हो जाता है। मतलब हम अपनी प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ में फेस ना करने की बजाय उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो हमें मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो क्या वर्चुअल गेम्स भी एक उस तरीके की चीज़ हो गई ना? आप रियल लाइफ से वर्चुअल लाइफ में जा रहे हो बार बार, क्यों? क्योंकि आपको रियल लाइफ में आते ही अपनी प्रॉब्लम्स याद आ जाती हैं। तो उस तरीके से तो आप उसके साथ एडिक्ट होने के साथ साथ एक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। एंड वी नो दैट प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग इज बेटर देन सोशल विड्रॉल कोपिंग स्टाइल। तो कोपिंग मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको फोकस करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि आप विड्रॉ करके उससे भाग के उसको कोप करो। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, आईटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सो आईटी हैज हैड स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक स्ट्रक्चर होता है ना कि पहले सीनियर मेंबर्स होते हैं, फिर मिडिल मिडिल मेंबर्स होते हैं, मिडिल मैनेजर्स होते हैं, फिर जूनियर्स होते हैं, फिर उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं। अब
उन सब चीज़ों में भी बहुत फर्क पड़ा है आईटी के आने से। Karl Marx had observed that automation and machines are the source of alienation of the worker from his work. तो कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स जब जैसे ही ऑटोमेशन हुई है, जैसे मशीन्स वगैरह आई हैं और ऑटोमेटिकली कुछ काम होने लगा है, उसने वर्कर को अपने ही वर्क प्लेस से एलियनेट कर दिया है, मतलब बिल्कुल ही अलग कर दिया है अपने ही काम से। और वही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस भी में हुई है आईटी के आने की वजह से। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रॉट एंड को वर्कर्स फॉर इंस्टेंस फाउंड फ्रॉम अ स्टडी ऑफ एन R&D ऑर्गेनाइजेशन दैट 85% ऑफ द इंटरेक्शंस आर इनफॉर्मल एंड अनप्लान्ड। मतलब 85% इंटरेक्शन इनफॉर्मल होती हैं, अनप्लान्ड होती हैं। The biggest advantage of informal communication is that it fosters an informal social group. तो जब जैसे टेक्नोलॉजी आने से पहले क्या था कि जब हम बात करते थे ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक दूसरे से बात करते तो पर्सनली जाके की जाती थी। उससे क्या होता था, आपके सोशल ग्रुप्स बनते थे। अब क्योंकि आईटी आ गया है, जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स की आने की वजह से MIS हो गए या और भी बहुत सारे हैं। जैसे एक एग्जांपल और है ERP करके, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आने की वजह से क्या हो गया कि आपको सारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट आपकी हो जाती है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत कम हो गई है। अब उस वजह से सोशल ग्रुप्स भी बनने बहुत कम हो गए हैं आपके, और वो जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को बिल्कुल ही अकेला और एकदम अलग सा सोचता है जब भी वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। जैसे आप सोचो, आप किसी ऑफिस में 8 से 10 घंटे बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने आसपास किसी को जानते नहीं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपकी सारी कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट हो रही है। तो इससे आपका उस जगह पे बैठने का, जाने का मन नहीं करता, फ्रस्ट्रेशन होती है, बिलोंगिंगनेस नहीं आती है। तो वो इम्पर्सनल नेचर ऑफ वर्क हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जॉब्स और वो सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात जो कर रहे थे वो कैसे चेंज हुआ है। जैसे पहले क्या होता था कि सीनियर मैनेजर जो था वो मिडिल मैनेजर से बात करता था, मिडिल मैनेजर जाके जूनियर से बात करता था। अब क्योंकि इंटरनेट है उसकी वजह से क्या है, मिडिल पोजीशन की जरूरत ही नहीं है, एक सीनियर एक जूनियर से डायरेक्टली ऑनलाइन थ्रू बात कर सकता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो गए हैं। और उसमें से टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में अभी हम यहाँ बात करेंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेली कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, जब हम वीडियो के थ्रू किसी से बात करते हैं। जैसे अगर आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, आप इंडिया में रहते हुए उनको दिन में कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो सो रहे होते हैं, तो आप रात को वहाँ पे ऑफिस में रुक के उनके साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हो। तो इस तरह से मीटिंग्स करी जा सकती हैं। वो इतना दूर रहते हैं कि आप मिल नहीं सकते, तो मीटिंग्स कर सकते हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीके का पॉपुलर टूल हो गया है। खासकर जैसे कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने ये रियलाइज किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू हम सारे काम कर सकते हैं। इंटरव्यूज लेना, क्लासेस लेना, मीटिंग्स करना, तो ये सारी चीजें। तो अब इससे ये इशू ये है यहाँ पे कि क्या फेस टू फेस कम्युनिकेशन से बेटर है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या नहीं। सो एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल मतलब फेस टू फेस जो होता है कम्युनिकेशन, एलिमिनेट्स हायरार्की, प्रोमोट्स फीडबैक एंड इंटरेक्शन। जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो उसमें हमें फीडबैक ज़्यादा इजीली मिलता है, इंटरेक्शन होती है बहुत अच्छे से, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन वाज एम्पिरिकली इन्वेस्टिगेटेड बाय क्रॉट एंड co-workers. They gave participants the option of face-to-face and video conferencing communication. The result was that compared to face-to-face conversations, video conferencing conversations were substantially fewer. तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखा गया स्टडी में कि जब ऑप्शन दिया गया है पार्टिसिपेंट्स को, क्या फेस टू फेस बात करना चाहोगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो वो देखा गया कि उनको फेस टू फेस ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कम्युनिकेशन मेंटेन्ड अ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस विद ईच अदर इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्योंकि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं तो हम उतना ज़्यादा उस बंदे से घुल मिल नहीं पाते हैं, हम ढंग से बात नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा इनफॉर्मली जितना हम फेस टू फेस कर लेते हैं। तो वो डिस्टेंस एक बना रहता है साइकोलॉजिकल।
Some probable reasons why video conferencing is not good substitute for informal communication are, अब कुछ reasons हैं कि क्यों हम video conferencing को as a substitute use नहीं कर सकते face to face का. In face to face interaction, the context of the conversation includes people, objects, settings of the place. A teleconferencing situation, on the other hand, is virtual. This social context and physical context of a conversation are important inputs for informal communication. These get missed out when two individuals communicate through video conferencing. अब जब आप किसी से मिलते हो, फेस टू फेस बात करने जाते हो, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो कि आप कौन सी जगह पे मिल रहे हो और वहाँ कौन कौन से लोग हैं, किस तरह की चीज़ें हैं. मतलब आपकी फिजिकल सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोशल एंड फिजिकल. अब वर्चुअल में ये सब कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है. और ये सारी चीज़ें अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. वो एकदम टोटली मिस आउट हो जाता है जब हम वर्चुअली किसी के साथ कन्वर्स करते हैं. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल टीचिंग का ही देती हूँ. जब क्लासरूम में क्या होता है, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है और एक कांटेक्ट होता है फेस टू फेस जब स्टूडेंट्स के साथ, तो उनका और टीचर का एक फिजिकल और एक सोशल जो आसपास एनवायरनमेंट होता है, सोशल कंटेक्स्ट होता है, उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेटर हो पाती है. अब ऑनलाइन में सोशल कंटेक्स्ट तो क्या होता है कि सब अपने अपने घर में होते हैं और फिजिकली भी उसका कोई रोल नहीं होता है. वहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, किसी के घर में आसपास पेरेंट्स बैठे हुए हैं और इतना मतलब वो चीज़ नहीं, सेटिंग नहीं बन पाती है जो एक एक्चुअली सामने आप किसी से मिलके बैठ के अगर क्लासेस ले रहे हो तो घर में एकदम आप एकदम रिलैक्स रहते हो. कई बार तो आप सोचते हो कि यार हम ऐसे ही कपड़े चेंज नहीं करें, आप ध्यान नहीं देते क्योंकि वर्चुअली तो है और सोशल कॉन्टेक्स्ट का भी कोई रोल नहीं होता है. तो वो इंफॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए आपके ऊपर, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जो कि आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन में होता है. सेकेंड है, कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज. आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं, कुछ क्यूज होते हैं जो आपके वर्बली हम देते हैं बात करते टाइम, जैसे हमारी टोन ऑफ वॉइस कैसी है. और कुछ होते हैं नॉन वर्बल के, हमारे जेस्चर्स कैसे हैं, आई मूवमेंट कैसी है. अब ये फेस टू फेस तो हम बहुत इजीली नोट कर लेते हैं, लेकिन जब हम वर्चुअली बात कर रहे होते हैं तो कई बार ये आपको किसी के जेस्चर्स, आई मूवमेंट और कपड़े, क्लोथिंग जैसे मैंने बोला, वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं जिसका इम्पैक्ट नहीं पता चलता है. आप किसी के कपड़े देख के बहुत जल्दी उसके बारे में जज कर सकते हो कि वो जो पर्सन है डिसिप्लिन्ड है या नहीं है, लेकिन वर्चुअल में आप ये सब चीज़ें नहीं देख सकते हो. तीसरा है फीडबैक. फीडबैक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कन्वर्जेशन में. तो फीडबैक हमें जनरली कैसे मिलता है, जैसे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आपकी बात को सुन के नॉड कर रहा है, मतलब अपना सर हिला रहा है, या वो ऐसी पजलिंग सा फेस बना रहा है, तो आपको समझ में आता है उसकी एक्सप्रेशन से कि आपकी बात उसको क्लियर हुई कि नहीं हुई. वो आपको फीडबैक दे रहा है अपना, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू. वो चीज़ आप वर्चुअल में नोट नहीं कर पाते हो. V.K. Cool and Rita Agarwal 2006 observed that when people in the audience talk of a talk show make expressions such as head nods or looks of puzzlement, it enriches the communication process. तो जैसे इन्होंने ये भी देखा था कि जैसे टॉक शो वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे जैसे आपने टेड टॉक शो देखा होगा कि एक पर्सन खड़ा होता है और सामने बहुत सारे लोग बैठ के सुन रहे होते हैं उसको. तो वहाँ पे लोग बैठ के नॉड कर रहे हैं, मतलब अपना सर हिला रहे हैं, या उनके फेसेस पे कंफ्यूजन सी लुक है. वो सारी चीज़ें देख के स्पीकर को ये आइडिया लग जाता है कि उसका कम्युनिकेशन हो रही है ढंग से या नहीं हो रही है, उसकी बात कम्युनिकेट हो रही है नहीं. इससे वो अपनी स्पीच को और बेटर कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है. तो वो एक अलग ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है कन्वर्जेशन में. अब आगे इसी में टेली कम्युनिकेटिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.